हाय दोस्तों, अब ये कुछ फेल्ड इन्वेंशंस और आइडियाज है जो हमारे साइंस पर से विश्वास ही उड़ा देता है। इससे एक चीज तो क्लियर हुआ है मुझे, अच्छे आइडियाज को दिमाग में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और हर फेल्ड इन्वेंशंस हमेशा फेलियर नहीं होता। मे बी तभी उस आइडिया का टाइम नहीं रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही फेल्ड आइडियाज और इन्वेंशंस को देखेंगे दैट चेंज द वर्ल्ड फॉर गुड। सो दिस इज टेक बाबा, जहां आपके सभी साइंस और टेक रिलेटेड क्यूरियोसिटी को शांत किया जाएगा। शुरू करते हैं एक ऐसे महाशय से जिनका नाम था डगलस एंगलबर्ट। आई एम श्योर कि आपने ये नाम कभी सुना नहीं होगा, बट आप स्टीव जॉब्स इस नाम से तो वाकिफ होंगे। एंड हियर्स व्हाई। 1960 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे एंगलबर्ट के नोटिस में आया कि जिस प्रकार लोग कंप्यूटर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, इट वॉज वेरी इनएफिशिएंट, लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ चंकी कीबोर्ड्स और जॉयस्टिक। और हमारे एंगलबर्ट भाई साहब को लगा कि इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है, और इसके लिए उनका सॉल्यूशन था एक ऐसा डिवाइस जो ऑन स्क्रीन कर्सर को कंट्रोल कर सके। 1966 में नासा एंगलबर्ट के इस इन्वेंशन को ट्रायल के लिए यूज करना शुरू किया और ये पता लगाया गया एट दैट टाइम दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पीसेस ऑफ टेक्नोलॉजी। 2 साल बाद अपने दोस्त और फेलो इन्वेंटर बिल इंग्लिश के साथ उन्होंने एक इन्वेंशन को शोकेस किया, दी माउस। एंगलबर्ट और इंग्लिश भाई के हाथ में एक रेवोल्यूशनरी आइटम था जो फ्यूचर का दी नेक्स्ट बिग इन्वेंशन था, बट सैडली इट डिडंट गो एज प्लान्ड। 5 साल बाद एंगलबर्ट अपने सभी फंडिंग को गवा दिए थे, ऊपर से उनके सभी की मेंबर्स भी उन्हें छोड़कर जा रहे थे, इंक्लूडिंग उनके अपने पार्टनर बिल इंग्लिश भी स्टैनफोर्ड छोड़ के जेरोक्स के लिए काम करने निकले। और 1979 में अपनी हीरो की एंट्री होती है। ये भाई अपने कंपनी के पास जो जेरोक्स के शेयर्स थे वो तक बेचने के लिए तैयार थे, बस इनके इस रिसर्च लैब में निगरानी रखने के लिए। एंड दैट मैन वॉज स्टीव जॉब्स। द कंपनी वॉज एप्पल, और उन्हें रिसर्च सेंटर से जो चीज चाहिए था वो था दी माउस। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स को ये प्रोडक्ट आइडिया इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपने एक सेट ऑफ इंजीनियर्स को वो कर रहे काम को वही रोककर सबके सबको माउस को रीबिल्ड और रीडेवलप करने के काम में लगवा दिया, और एट द एंड उसे रीलॉन्च भी करवाया, द माउस एज एन एप्पल प्रोडक्ट। इस माउस का ओरिजिनल पेटेंट स्टैनफोर्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी ओन करता है। मतलब अपने एंगलबर्ट भाई को इसके फ्यूचर सेल्स के प्रॉफिट का एक पैसा नसीब नहीं हुआ। एंगलबर्ट भाई साहब का ये आइडिया उस टाइम फ्रेम के लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था, बट कभी कभी एक अच्छे आइडिया को स्टीव जॉब्स जैसी पर्सनालिटी का फोर्स लगता है टू ब्रिंग इट इनटू रियलिटी। एक ऐसा पर्सनालिटी हु कैन लुक बियॉन्ड व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ देम, दोस हु कैन ड्रीम अ लिटिल। एग्जाम्पल के लिए इन्वेंटर स्टेफनी क्वालेक को ही ले लो, एक टैलेंटेड केमिस्ट विद अ पैशन फॉर फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल्स, जो अपने सिंथेटिक फाइबर के रिसर्च के थ्रू एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढ निकाला विच वॉज स्ट्रॉन्गर देन स्टील बट एज लाइट एज फाइबर ग्लास। और उस इन्वेंशन का नाम था केवलार, जो आज टायर्स, ओवन ग्लव्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट, सूट्स और स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जा रहा है। बट जब स्टेफनी ने ये पहली बार इस क्रिस्टलाइज क्लाउडी लिक्विड को डेवलप किया था, उनके कोलिग्स ने उन्हें मदद करने से सख्त मना कर दिया था, बाय द फियर कि ये सोल्यूशन उनके मशीन को खराब कर देगा। इट वॉज 1965 जब क्वालेक अपने सुपर स्ट्रेंथ फाइबर्स पे काम करना शुरू किया था। इससे कुछ 10 साल पहले फिल्म मेकर मॉर्टन हेलिक का एक सपना था of creating an immersive sensorial experience for cinema audience, और इसी वजह से उन्होंने इन्वेंट किया था सेंसोरामा इन द ईयर 1957, एक 3D वीडियो मशीन जो ऑडियंस को एक मोटर बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस देता था विद वाइब्रेटिंग सीट्स एंड विंड मशीन्स। अपने इस हेलिक बाइक का एम्बिशंस बहुत बड़े थे, इतने एम्बिशियस कि वो इस सेंसोरामा को लेके हेनरी फोर्ड के पास ही पिच करने निकले, ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि ये कितना रेवोल्यूशनरी शो टूल है, द फ्यूचर विल बी सेंसोरामा। बस असलियत ये था कि इट वॉजेंट, क्योंकि कोई भी इंक्लूडिंग हेनरी फोर्ड भी इसे खरीदना नहीं चाहते थे। फिर क्या होना था, उनका सपना उनके ही बैकयार्ड में टारपोलिन के नीचे पड़ा सड़ गया। पर अपने मॉर्टन भाई कहाँ हार मानने वाले थे। सेंसोरामा निकलने के 3 साल बाद ही उन्होंने एक टेलीस्फियर मास्क अपने नाम पे पेटेंट करवाया, एक 3D वीडियो हेडसेट। अगर आज के टेक्नोलॉजी के साथ इसे पॉइंट आउट करें तो हम इस हेलिक के मास्क को ऑक्यूलस रिफ्ट का बाप ही बुला सकते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड, like the father of all virtual reality industry, जो by 2022 $170 बिलियन का इंडस्ट्री होने वाला है। बट सैडली हेलिक इस फेम को भुगतने के लिए अब नहीं रहे। He passed away in the year 1997, इससे पहले कि ये VR अपने सही ऑडियंस तक पहुंच पाए। ये हेलिक का भी एंगलबर्ट भाई साहब के जैसे सिमिलर सीन है, मतलब सही आइडिया हमेशा गलत टाइम पे आना। दूसरी ओर विल्सन ग्रेट बैच was exactly where he needed to be and when he needed to be। विल्सन को हम इंसानों का दिल का धड़कन सुनना था और उससे रिकॉर्ड करना था, बट वो वहां बहुत गंदी तरह से फेल हुए। जब वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रहे थे, विल्सन साहब ने अनजाने में गलत साइज का रजिस्टर लिया था।
सो अब रिकॉर्डिंग के बजाय ये मशीन खुद इलेक्ट्रिकल पल्सेस बाहर छोड़ने लगा। विल्सन ग्रेट बैश ने एक्सीडेंटली दुनिया का पहला इम्प्लांटेबल पेसमेकर इन्वेंट किया था। उनकी वो एक गलती आज हजारों लाखों लोगों के जान बचाने में काम आ रहा है। बट पहले इसे डॉग्स पर टेस्ट किया गया था एंड एट द एंड इट वर्कड। अपने ग्रेट बैच भाई का कंपनी आज भी दुनिया भर के 90% पेसमेकर्स के बैटरीज तैयार करते हैं। नाउ टू बी ऑनेस्ट, दिस वाज अ गोल्ड ऑफ ऑल फेलियर्स। खुद हमारे इंस्पिरेशन हेनरी फोर्ड ने कहा है, फेलियर इज सिंपली एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। सो एंडिंग दिस ऑन अ गुड नोट, अगर आप भी अपने आइडियाज पर काम कर रहे हो और ऐसे एक पॉइंट पे हो कि आप अपने आइडियाज के साथ फेल भी हो सकते हो, तो प्लीज डोंट लूज योर होप। शायद आपका आइडिया ही कल के फ्यूचर का नेक्स्ट बिग थिंग निकले, क्योंकि कल किसने देखा। कीप ट्राइंग माई फ्रेंड्स। If you like the video, please हमें support करें by sharing and subscribing to our channel. So until next time with more such interesting informative videos, bye from Tech Baba.